दोस्तों, जब पड़ोसी देश की सियासत में उथल-पुथल मचती है, तो उसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जो शिकंजा कसा है, वह न सिर्फ ढाका की गलियों में चर्चा का विषय है, बल्कि नई दिल्ली से लेकर वैश्विक मंचों तक हलचल मचा रहा है। इंटरपोल रेड नोटिस, प्रत्यार्पण की मांग और मानवता के खिलाफ अपराधों के गंभीर आरोप, ये सब किसी सियासी थ्रिलर से कम नहीं। शेख हसीना, जो कभी बांग्लादेश की सत्ता की धुरी थीं, आज भारत में शरण लिए हुए हैं और उनकी वापसी की मांग ने भारत बांग्लादेश रिश्तों को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। क्या भारत हसीना को बांग्लादेश के हवाले करेगा, या फिर कूटनीति और रणनीति का यह खेल नया इतिहास रचेगा? आइए इस कहानी को नए अंदाज में समझते हैं, जिसमें हम न सिर्फ ताजा घटनाक्रम को डिकोड करेंगे, बल्कि गूगल और विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारियों को जोड़कर इसे और गहरा बनाएंगे। तैयार हैं इस भू राजनीतिक ड्रामे का हिस्सा बनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। शेख हसीना, बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री, जिन्होंने 2009 से 2024 तक अपनी पार्टी अवामी लीग के साथ देश की कमान संभाली, आज एक भगोड़े के तौर पर देखी जा रही हैं। अगस्त 2024 में ढाका की सड़कों पर छात्रों के उग्र आंदोलन ने हसीना की 16 साल की सत्ता को ध्वस्त कर दिया। यह आंदोलन शुरू हुआ था सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ, लेकिन जल्द ही यह हसीना सरकार के खिलाफ एक जन विद्रोह में बदल गया। गूगल सर्च और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस आंदोलन में कम से कम 753 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, जिन्हें अंतरिम सरकार ने मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया। हसीना को 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा, जहां वह तब से दिल्ली में शरण लिए हुए हैं। उनकी जगह नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में बागडोर संभाली। यूनुस की सरकार ने हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और अब तक उनके खिलाफ 150 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें हत्या, भ्रष्टाचार, जबरन गायब करने और नरसंहार जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। यह सियासी भूचाल न सिर्फ बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को हिला रहा है, बल्कि भारत के साथ उसके रिश्तों को भी एक नई चुनौती दे रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना और 11 अन्य लोगों के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की मांग की है। लेकिन रेड नोटिस आखिर है क्या? यह कोई अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है, बल्कि एक वैश्विक अलर्ट है, जो इंटरपोल के 150 सदस्य देशों से अनुरोध करता है कि वे किसी भगोड़े को ढूंढें और अस्थायी रूप से हिरासत में लें, ताकि प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू हो सके। बांग्लादेश पुलिस के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (एनसीबी) ने अप्रैल 2025 में यह अनुरोध किया, जिसमें हसीना के अलावा पूर्व मंत्रियों, सलाहकारों और अधिकारियों के नाम शामिल हैं। गूगल सर्च के अनुसार यह अनुरोध बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) की सिफारिश पर आधारित है, जिसने हसीना पर जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए हैं। आईसीटी ने नवंबर 2024 में ही पुलिस से इंटरपोल की मदद लेने को कहा था। अगर इंटरपोल यह नोटिस जारी करता है, तो हसीना की गतिविधियां सीमित हो सकती हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी और प्रत्यार्पण पूरी तरह भारत की मर्जी पर निर्भर करेगा। यह नोटिस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जो हसीना को कानूनी और नैतिक रूप से घेरने की कोशिश कर रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में हस्ताक्षरित प्रत्यार्पण संधि इस पूरे मामले में एक अहम भूमिका निभा रही है। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे के भगोड़ों को वापस करने के लिए सहमत हैं, बशर्ते अपराध गैर राजनीतिक प्रकृति का हो। हसीना पर लगे आरोप जैसे हत्या, जबरन गायब करना और नरसंहार इस संधि के तहत गैर राजनीतिक माने जाते हैं, जिसके आधार पर बांग्लादेश ने दिसंबर 2024 में भारत को एक नोट वर्बेल औपचारिक कूटनीतिक पत्र भेजकर हसीना की वापसी की मांग की। लेकिन क्या यह इतना आसान है? गूगल सर्च और विशेषज्ञों के अनुसार भारत के पास हसीना के प्रत्यार्पण को अस्वीकार करने के कई आधार हैं। संधि में यह प्रावधान है कि अगर भारत को लगता है कि आरोप राजनीतिक उत्पीड़न का हिस्सा है या न्याय के हित में नहीं है, तो वह प्रत्यार्पण से इनकार कर सकता है। हसीना के समर्थक और कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि यूनुस सरकार के तहत बांग्लादेश में हसीना को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी, खासकर जब वहां अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं। भारत के लिए यह एक कूटनीतिक दुविधा है। हसीना को वापस भेजने से बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन यह भारत की उस छवि को नुकसान पहुंचाएगा जो पड़ोसी देशों के नेताओं को संकट में शरण देने की रही है। शेख हसीना के शासनकाल में
भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने चरम पर थे। हसीना ने भारत के साथ व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया, खासकर आतंकवाद के खिलाफ और पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद को नियंत्रित करने में। लेकिन उनकी सरकार के पतन और यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद ये रिश्ते तनाव की ओर बढ़ रहे हैं। गूगल सर्च के अनुसार यूनुस सरकार ने भारत के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जैसे भारत समर्थित रूपपुर परमाणु परियोजना पर सवाल उठाना और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भड़काऊ बयान देना। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और भारत विरोधी भावनाओं का बढ़ना भी भारत के लिए चिंता का विषय है। हसीना का मुद्दा इस तनाव को और बढ़ा रहा है। अगर भारत हसीना को प्रत्यार्पित करता है तो यह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को मजबूत कर सकता है, जो पहले से ही चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। दूसरी ओर हसीना को शरण देना भारत की उस नीति को दर्शाता है जो अपने सहयोगियों को संकट में नहीं छोड़ती। लेकिन इससे भारत बांग्लादेश व्यापार, जो 2023-24 में $14 अरब था, और क्षेत्रीय सहयोग पर असर पड़ सकता है। भारत अब एक तटस्थ रुख अपनाए हुए है, लेकिन यह संतुलन कितने दिन चलेगा, यह बड़ा सवाल है। शेख हसीना पर लगे आरोपों की फहरिस्त लंबी है। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT ने उनके खिलाफ 3 प्रमुख मामले दर्ज किए हैं। पहला, जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन में 753 से ज्यादा लोगों की हत्या और हजारों को घायल करने का आरोप। दूसरा, 2013 में ढाका के शापला चट्टार में हिफाजत-ए-इस्लाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमन। और तीसरा, पिछले 15 सालों में जबरन गायब करने और लक्षित हत्याओं का आरोप। इसके अलावा हसीना पर भ्रष्टाचार के कई मामले भी हैं, जैसे ढाका के पूर्वांचल न्यू टाउन में अवैध जमीन आवंटन। ICT ने इन मामलों में हसीना और उनके बेटे साजेब वाजिद, जॉय सहित 16 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। लेकिन क्या ये आरोप पूरी तरह निष्पक्ष हैं? हसीना के समर्थक और अवामी लीग के कार्यकर्ता इन्हें राजनीतिक बदले का हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि यूनुस सरकार, जो छात्र आंदोलन के दम पर सत्ता में आई, अवामी लीग को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर यूनुस सरकार का दावा है कि ये मामले 1971 की मुक्ति संग्राम की भावना को पुनर्जनन करने और हसीना के तानाशाही शासन को जवाबदेह बनाने के लिए है। इस सियासी जंग में सच्चाई कहीं बीच में दब गई है और यह भारत के लिए एक बड़ा सवाल है कि क्या वह इन आरोपों को गंभीरता से ले। हसीना का मामला अब सिर्फ भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, यह वैश्विक मंच पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। मोहम्मद यूनुस ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है और बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर हसीना के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। यूनुस ने अपने 100 दिन के शासन के दौरान यह वादा किया था कि वह हसीना को हर कीमत पर वापस लाएंगे। लेकिन भारत के लिए यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। भारत दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, खासकर तब जब चीन बांग्लादेश में अपनी पकड़ बढ़ा रहा है। अगर भारत हसीना को प्रत्यार्पित करता है तो यह चीन समर्थित यूनुस सरकार को मजबूती देगा, जो पहले से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल होने की बात कर रही है। दूसरी ओर हसीना को शरण देना भारत की उस नीति को दर्शाता है जो अपने सहयोगियों को नहीं छोड़ती, जैसा कि 2015 में ULFA नेता अनूप चेतिया के प्रत्यार्पण के मामले में देखा गया था। भारत अब एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिसमें वह बांग्लादेश के साथ रिश्तों को संतुलित रखे, लेकिन अपनी क्षेत्रीय ताकत को कमजोर न होने दे। भारत बांग्लादेश की जनता को अपनी सॉफ्ट पावर जैसे शिक्षा, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी के जरिए अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जो न सिर्फ हसीना के मामले को हल करेगा बल्कि दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत हसीना को प्रत्यार्पित करेगा या फिर कूटनीति का नया खेल खेलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।